अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे लिसनर्स को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हर बीमारी, हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवंबर का आगाज़ हो चुका है और कराची में पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा नवंबर में बहुत सर्दी है। यानी ख़ास तौर पे अगर आप रात की बात करें और रात में निकलने के शौकीन हैं तो आपको लाजमी सर्दी का एहसास होगा। आज की ये जो कहानी है हमारे एक लिसनर की कहानी है और ये कहानी भी शहर कराची के गुलशन मेमार की है और ये कहानी भी, ये वाक़या भी उनके साथ सर्दी के दिनों में पेश आया था। इससे पहले हम इबाद साहब की इस बहुत ही ज़बरदस्त कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये कहानी सन 2001 या 2002 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में हम लोग गुलशन मेमार की एक सोसाइटी में न्यूली शिफ्ट हुए थे। बेसिकली ये जो सोसाइटी थी ये बिल्कुल आखिर में मौजूद थी और यहाँ पे दीगर सोसाइटीज़ की निस्बत आप कह सकते हैं कि बड़े घर मौजूद थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो इक्का दुक्का घर तामीर शुदा थे, बल्कि ज़्यादातर जो हिस्सा था आप कह सकते हैं वो खाली या प्लॉट्स पे मुश्तमिल था। बाउंड्री वॉल दिखाने की हद तक या कुछ हद तक मौजूद थी और दरवाजे के बाहर इक्का दुक्का गार्ड्स मौजूद रहा करते थे। ऐसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे घर वाले यानी कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरी बहन थी, ये लोग सो चुके थे। मेरी आदत थी कि अक्सर मैं लेट नाइट तक जागा करता था। तो वैसे ही मैं जाग रहा था और जागते जागते जब मैं बाहर यानी सहन की तरफ आया तो मैंने सोचा कि कुछ देर सहन में बैठ के कोई नॉवेल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ पढ़ लेता हूँ। सहन में लाइट मौजूद थी और वहाँ पे चेयर डाल के अपनी स्टोरीज़ को या नॉवेल वगैरह को एंजॉय किया जा सकता था। खैर मैंने चेयर वहाँ पे डाली और एक लाइट जो कि उस दौर में लाल लाइट्स या बल्ब मौजूद थे उसको रोशन किया और उसकी रोशनी में अपने नॉवेल को पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ये जो गुलशन मेमार का इलाका है ये मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान इलाका था। यहाँ पे रोड्स भी नहीं मौजूद थे और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स का ताल्लुक है तो वो तो ना होने के बराबर थी। खैर मैं चेयर डाल के बैठा हुआ था कि बैठे बैठे मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई। अच्छा, ये जो आवाज़ें थी कभी ऐसा लगता जैसे कोई कुत्ता रो रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई और जानवर है, कभी बिल्ली के रोने का या उसकी चीखने का एहसास हुआ करता। अच्छा, अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी ना सिर्फ बढ़ रही थी बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जो भी ये आवाज़ें हैं, जो भी जानवर हैं वो हमारे बंगले या हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब आता जा रहा है। एक वक्त तो ऐसा था कि मुझे बाकायदा अपनी गली में उस जानवर के मौजूद होने का या उसके रोने का एहसास हो रहा था। खैर मैं शुरू से ही लाबाली था और मुझे इस तरह की चीज़ें अपनी तरफ मतवज्जा नहीं किया करती थीं, लिहाजा मैंने उसके करीब आने पे भी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैं मुसलसल उस किताब या उस नॉवेल को पढ़ता चला गया। मेरा ख्याल है कि कुछ देर के बाद ये जो आवाज़ें थी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई और मेरा फोकस मुकम्मल तौर पे नॉवेल के ऊपर था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा जैसे छछूंदर की आवाज़ मेरे बहुत ही करीब से आई है, लेकिन जब मैंने आगे पीछे देखा तो वहाँ पे कोई छछूंदर या इस तरह का चूहा वगैरह मौजूद नहीं था। अब दोबारा से जब मुझे आवाज़ महसूस हुई तो अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे जो आवाज़ है ये ऊपर की तरफ से या दीवार की तरफ से आती हुई महसूस हो रही है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने अपनी नज़रों को घुमाना शुरू किया और सहन से होता हुआ दीवार के रास्ते जब दीवार के टॉप की तरफ मेरी आंखें बढ़ना शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे दीवार से कुछ लटके होने का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है, शायद किसी के पाँव हैं जो दीवार से नीचे लटके हुए हैं
यानी कोई ना कोई ज़रूर है जो कि दीवार के ऊपर बैठा हुआ है और उसके पाँव बाकायदा मुझे अपने सामने लटके हुए दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात है, मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस दीवार के ऊपर बाकायदा एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में कुछ अजीब तरीके से गैर फितरी अंदाज में बैठी हुई है। कुछ अजीब से बिखरे बिखरे से उस औरत के बाल थे, और जब मैंने उसके बालों के साथ साथ उसके मुंह के ऊपर गौर करना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि जो मंजर मेरे सामने मौजूद है यह हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। आप यकीन करें कि उस औरत की जो ज़बान थी वो बाकायदा अपने मुंह से न सिर्फ बाहर नीचे होके लटकी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे सेकंड के साथ साथ उसकी ज़बान बढ़ती चली जा रही है और उसने बाकायदा नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दिया है। मेरी आंखों के सामने कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस औरत की ज़बान उसके मुंह से तकरीबन 1 फीट तक नीचे की तरफ लटक चुकी थी। अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे न सिर्फ हाँफते काँपते खड़ा हुआ, बल्कि जब मैंने दोबारा से उस औरत के ऊपर नज़र डाली तो अब मुझे एहसास हुआ कि इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक शक्ल है। ये भला इस दीवार पे जहाँ पे इक्का दुक्का दरख्त एतराफ़ में मौजूद थे वो क्या कर रही है, और ना सिर्फ कर रही है बल्कि इस खौफनाक शक्ल के साथ साथ इसकी ज़बान भला इतना नीचे कैसे आ सकती है। खैर, अब मुझे हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ अपनी गलती का ये संगीनी का एहसास हो रहा था और मैं किसी भी तौर मुड़ के अंदर कमरे की तरफ भागना चाहता था। लेकिन ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे बाकायदा अपने जिस्म के फ्रीज होने का एहसास हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुका हूँ, बल्कि मेरी बॉडी ने, मेरे जिस्म ने, मेरे दिमाग ने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया है। मैं मुड़ना चाहता था, मैं भागना चाहता था, मैं कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन सब कुछ मुकम्मल तौर पे मेरे मफलूज होने की वजह से रुक चुका था। एक अजीब कैफियत थी, मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा था और मुझे अब अपनी मौत के यकीनी होने का एहसास हो चुका था। देखते ही देखते वो औरत ना सिर्फ उस दीवार से नीचे की तरफ कूदी, बल्कि जैसे ही वो नीचे कूदी तो ऐसा लगा अब मेरी सांसें बंद होना शुरू हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके उस औरत ने कुछ अजीब से टेढ़े से अंदाज में मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, ना सिर्फ मुझे पायल और घुंघरुओं की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी, बल्कि अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे और मौत के दरमियान कुछ कदम का फासला मौजूद है। खैर, इसी दौरानी में जबकि मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था, मेरी नज़र जब उस औरत के पैरों की तरफ एग्जैक्टली पड़ी तो उसके पाँव भी कुछ उल्टे या मुड़े हुए से पाँव महसूस हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी, उसने अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना या मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो मेरे सर पे, मेरे बालों पे या मेरी आंखों पे अपनी उंगलियां या अपना हाथ लगाना चाहती हो। और ऐसा ही था कि जब वो औरत मेरे बहुत ज़्यादा करीब आई और उसने अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को मेरे मुंह की तरफ करना शुरू किया तो मुझे बस हल्की सी अपनी माँ की आवाज़ अपने कानों में महसूस हुई है, जैसे कि वो एकदम से पीछे से आ चुकी हों और उन्होंने कुछ अरबी में पढ़ना शुरू किया हो। खैर, इसी दौरानी में मेरी आंखों के सामने अंधेरा होना शुरू हुआ और जब मेरी आंख खुली तो अगले दिन दोपहर के 3-4 बजे का टाइम था और मेरे अतराफ़ में मेरे घर वाले, मेरे कज़न्स, मेरे मामू सब मौजूद थे और एक पीर साहब या कोई इमाम साहब थे जो मुसलसल मेरे ऊपर दम दरूद कर रहे थे। खैर, कुछ देर के बाद जब मैं मुकम्मल तौर पे सेंसेस में आया, मैंने अपने कज़न से, अपने घर वालों से, अपनी माँ से बात करना शुरू की तो मैंने जो कुछ रात में हुआ था उसके बारे में इन सबको बताया। खैर, मेरी अम्मी का ये कहना था कि जब मैं एकदम से सहन की तरफ आई तो मैंने उस औरत को तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ देखा। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी तो उन्होंने जब इस औरत को देखा
तो पहली नज़र में ही उनको अंदाज़ा हो चुका था ये कोई आम मखलूक नहीं है, बल्कि यकीनन ये वही मखलूक है जिस मखलूक के किस्से कहानियाँ हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते चले आए थे। खैर, कुछ देर तक मुझ पे दम दुरूद किया जाता रहा और उसके बाद मेरी तबीयत कदरे बेहतर होना शुरू हुई। बस मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो रात थी ये मेरी आखिरी रात थी जो मैंने सहन में अकेले गुजारी थी। इसके बाद तो मैं किसी काम से भी जाता तो अपने साथ अपने अब्बू को या अपनी अम्मी को लेके निकला करता था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी शहबाज खान साहब की कहानी है और ये कहानी अब से तकरीबन 25 साल पुरानी है। ये बताते कि उस दौर में यानी 1999 में जिस दिन ये वाक़या इनके साथ पेश आया था, दिसंबर का एंड चल रहा था और शदीद सर्दी हो रही थी। ये स्टील टाउन के अंदर चौकीदार के तौर पे जॉब किया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि इनको अपनी साइकिल पे या फिर मोटर बाइक पे पूरे एरिया का, उसके अतराफ का चक्कर लगाना होता था। जैसे कि आमतौर पे जब रात में चौकीदार आता है तो वो सीटी बजाता है और वो अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए ये बेल या विसल बजाया करता है। वैसे ही अक्सर ये रात में साइकिल पे घूमते फिरते सीटियाँ बजाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और वैसे ही मैं विसल बजाता हुआ इस इलाके के अतराफ में चक्कर काट रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो साइकिल है उसको किसी ने रोकने की कोशिश की है। हालांकि जहाँ पे मैं मौजूद था वहाँ पे दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, लेकिन जिसने भी मेरी साइकिल को रोकने की कोशिश की थी तो ये सरासर ना ही सिर्फ गलत इकदाम था, बल्कि अक्सर कोई इस तरह की हरकत करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। अब जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि किसी ने बाकायदा मेरी साइकिल को पीछे से पकड़ा है, तो जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब जब मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है और किसी ने भी साइकिल को नहीं रोका है। मैंने दोबारा से जान मार के अपनी साइकिल को आगे बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे मेरी साइकिल आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे अब मुझे अपनी साइकिल पे वज़न का एहसास हो रहा था। कभी ऐसा लगता जैसे हवा कम है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे बैठा हुआ है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ना ही हवा कम थी और ना ही पीछे कोई बैठा हुआ था। खैर, इसी तरह चलते चलते तकरीबन 5 या 7 मिनट का रास्ता मैंने मज़ीद उबूर किया होगा कि अब मुझे बाकायदा किसी औरत के मुझे मुखातिब करने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी पीछे मौजूद है वो औरत मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है और बहुत ही प्यार से मुझे कह रही है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। अब जब मैंने पलट के पीछे की तरफ नहीं देखा तो मुझे अब पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। अब लग रहा था जो भी पीछे पीछे चल रहा है, जैसे जैसे वो अपने कदम ज़मीन के ऊपर रखता है वैसे मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब मैंने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि रात के औकात में ऐसी सुनसान वीरान जगहों पे जब कोई आपको मुखातिब करने की कोशिश करे या आपका नाम लेके आपको पुकारना चाहे तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी तौर पलट के ना देखें। और ऐसे ही हुआ कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद मैंने ना सिर्फ पलट के नहीं देखा बल्कि बाकायदा अब उस औरत ने मुख्तलिफ़ आवाज़ों में, कभी मेरी बहन की आवाज़ में, कभी मेरी माँ की आवाज़ में और इवन कभी मेरी मरहूमा दादी की आवाज़ में मुझे पुकारना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वो मुख्तलिफ़ नामों से, इवन कि जिस नाम से मुझे बचपन में मुखातिब किया जाता था उस नाम से भी मुझे पुकार के रोकने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि जो भी मखलूक मेरे पीछे की तरफ मौजूद है सरासर ये कोई पिछल पैरी या चुड़ैल है जो चाहती है कि मैं यहाँ पे रुक के इस औरत का शिकार बन जाऊँ। मैंने दिल ही दिल में ना सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की बल्कि मैंने अपनी जो भी ताकत थी उस ताकत से साइकिल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।
मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा और जब मैंने तीसरी दफ़ा आयतुल कुर्सी की तिलावत को जारी रखा तो तब कहीं जाके मेरी जो साइकिल थी ऐसा लगा जैसे एकदम से आज़ाद हो चुकी है। मैंने अपनी साइकिल को वहाँ से ना सिर्फ दौड़ाना शुरू किया बल्कि जब तक मुझे रोशनी या लड़के या लोग नज़र आना शुरू नहीं हुए मैंने ज़रा सी भी गलती नहीं की कि मैं अपनी साइकिल को रोक के अपनी जान को ख़तरे में डालूं। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ देर के बाद जब मैं ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, या आप कह सकते हैं कि जहां पे एक होटल मौजूद था, तो वहां जाके मैंने ज़रा सुकून का सांस लिया। कहा जाता है कि उस इलाके में, उस एरिए में, उस वीरान जगह पे आज के दौर में भी एक औरत, एक चुड़ैल न सिर्फ रात में घूमा करती है बल्कि अक्सर मुख्तलिफ हीलों वसीलों से वो लोगों को अपने पास मुतवज्जा करने की कोशिश किया करती है।